Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये हमारे दोस्त होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं या फिर दोनों होते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका 8th स्टैंडर्ड की साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है, उनके डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ना है, उनसे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारा हमें याद रखना है क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह की चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते ही हैं। हाउएवर there are other living organisms around us which we normally cannot see। कुछ ऐसे living organisms भी हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते। and these are called microorganisms और microbes। इनको हम microorganisms या फिर microbes कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे you might have seen observe that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface get covered with a grayish water white patches। तो बच्चों आप अगर रेनी सीजन में अपना किसी ब्रेड को बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें मॉइस्ट कंडीशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर लेते हैं और इस तरह के ग्रीन पैचेस आपको दिखने लगते हैं। अगर इनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, हमने 7th स्टैंडर्ड के लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी हेल्प से हम चीज़ों को बड़ा बड़ा देख सकते हैं। तो इन पे जो छोटे छोटे टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर, वो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप इस तरह की एक्टिविटी घर पे करिए, आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए एक एक्टिविटी हम खुद से करते हैं। एक्टिविटी 2.1 यहाँ पे क्या कहती है, आपको एक बीकर लेना है। उस बीकर के अंदर आपको मॉइस्ट सॉइल लेकर आनी है बाहर फील्ड से। तो जो गीली गीली सॉइल होगी आपने लाके यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद एड वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी भर देना है। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, जब वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं सॉइल पार्टिकल, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर आपकी लैब में, स्कूल लैब में माइक्रोस्कोप है तो आप अपने टीचर से परमिशन लेकर उसमें से एक वाटर ड्रॉपलेट लेना, उस बीकर में से उसको एक स्लाइड पर रखना, जो ग्लास स्लाइड्स होती हैं, और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। टेक अ फ्यू, ये अदर एक्टिविटी है। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, जो आसपास आपके पॉन्ड होगा, कोई भी वाटर बॉडी होगी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पॉन्ड हो, लेक हो, कुछ भी वाटर बॉडी जो बहुत लंबे टाइम से खुले में है, वहाँ से आप आज पानी की ड्रॉप लेंगे, स्पीड उन्हें ग्लास स्लाइड इसके ऊपर रखेंगे, देन ऑब्जर्व ना माइक्रोस्कोप। तो ये काम आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। इसीलिए हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। आगे जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपकी लेबोरेटरी में ये अवेलेबल होंगी, आप बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको इसकी हेल्प से करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। तो जब आप उसके अंदर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने माइक्रोस्कोप्स उसमें अवेलेबल हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिली ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर कितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन वो सारे के सारों को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फंगस की बात हमने की जो ब्रेड पर ग्रो हुई है, दैट कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्योंकि मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, उसमें हम छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप होती है वो बड़े लेवल पे काम करती है कि बहुत बारीक बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बड़े लेवल पे देख सकते हैं। इसीलिए जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं उन सबको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, आगे इसमें क्या लिखा है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो, इसी वजह से तो हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, और वो 4 मेजर ग्रुप्स क्या हैं आपके, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.1 में इन्होंने बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपके बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कोमा शेप का होता है, कुछ रोड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियाज हुए। उसके बाद एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है, इसमें क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा की पिक्चर दिखाई है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना एल्गी के अंदर, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे
जाते हैं कि आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द एल्गी कैटेगरी, और उसके बाद वो आपको 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे देंगे, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। फिर आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितने इसमें से एल्गी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे सारे बन जाते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर आपका अमोबा, पैरामीशियम। देन फंजाई की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। और वायरस जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग कैटेगरी में आते हैं बच्चों। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस होते हैं इनके ऊपर स्पाइक्स लगी होती हैं, तो आप इनको इस तरीके से पहचान सकते हैं। आगे यहाँ पर है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने अभी आपको बताया। हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनका जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो वायरस होते हैं ये हम लिविंग एंटिटी भी नहीं कह सकते इनको और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के बाहर होता है तब वो इनएक्टिव फेज में होता है, वो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के ऊपर जाकर अटैच होता है जो कि लिविंग बॉडी होती है, वेदर इट इज़ ए प्लांट और इट इज़ ए एनिमल, तो वो जाके उस बॉडी को इन्फेक्ट भी करता है और उसके साथ साथ अपने नंबर्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो वायरस किसी किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ही एक्टिव हो पाता है। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो बैक्टीरियाज की हमने बात की, फंगस की बात की, ये बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन, फिगर्स में दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक द कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो बच्चों ये चीज़ है कि जो हमारे कोल्ड का इन्फ्लुएंजा होता है ये वायरस की वजह से होता है, और वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए इनसे होने वाली बीमारियों को हम कंटैमिनेबल बीमारी कहते हैं, जो कंटैमिनेट होती हैं एक दूसरे से, जिनको कम्युनिकेबल भी कहते हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। यह चीज़ें आपको याद रखनी है, इनको आप नोट डाउन करके अलग से अपनी नोटबुक में लिख लें तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सॉरी। जो डिसेंट्री होती है ये क्या होती है, जो नॉर्मली आपको डायरिया होता है तो उसमें आपके स्टूल्स जो होते हैं वो लिक्विफाइड फॉर्म में आते हैं, लेकिन डिसेंट्री में क्या होता है, स्टूल्स के साथ साथ ब्लड भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो वो डिसेंट्री होती है, बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, नोज़ा फीलिंग होती है। उसके बाद मलेरिया, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोन्स की वजह से होते हैं। अभी हम प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे। हमने देखा अमोबिया, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि टाइफाइड, अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें जिसको टीबी कहते हैं, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। टाइफॉइड आपका साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, टीबी के अलग बैक्टीरियाज होते हैं। ये सारे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, मतलब एक सेल होती है इनके अंदर और एक ही तरह की सेल के ये बने होते हैं। लेकिन जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी होती हैं और प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल के होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिनमें कई तरह की सेल मौजूद होती हैं। इनमें बहुत सारी एल्गी, मैनी एल्गी एंड फंगाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पता है किस तरीके से भी पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल वाले हैं उनके अंदर सम एल्गी और मैनी एल्गी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कुछ एल्गी होती हैं जो सिंगल सेल की बनी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर एल्गी आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सभी तरह के एनवायरनमेंट में ये आपको मिलेंगे, सभी तरह के क्लाइमेट में मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट्स हो, मार्शी लैंड्स हो, हर एनवायरनमेंट में ये आपको मिल सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अब हमें अपने साथ इनको देखना है कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीज। कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हम अपनी मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स इनकी हेल्प से बना लेते हैं, और कुछ इतने नुकसान के होते हैं कि हमें डिसीज़ भी कॉज कर देते हैं।
इनकी स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्त कौन से होते हैं हमारे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कर्ड यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम अपना फ्रेंड्स मानते हैं। अच्छे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोडक्शन हम अल्कोहल का करते हैं, एक लंबे टाइम से हम इनका प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी ये हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे घरों में, किचन में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर था 7th स्टैंडर्ड में, उसमें इसकी बात की थी जब हमने ह्यूमस पढ़ा था और मैन्योर्स की बात की थी। ठीक है, तो जो वेजिटेबल्स पील्स, जो आपकी वेजिटेबल्स का जो कचरा बच जाता है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकस, ये सारा वेस्ट ब्रोकन डाउन हो जाता है इनटू द हार्मलेस यानी कि नुकसान ना पहुंचाने वाली चीज़ों में एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। रिकॉल द बैक्टीरिया दैट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ बैक्टीरियाज मेडिसिन की हेल्प में भी बनाने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी यानी जब सॉइल हमारी इनफर्टाइल हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कि आपका ये लैंड है और इसकी ये इनफर्टाइल हो गई है सॉइल, और वहाँ पर आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, वेजिटेबल्स की पील्स और एनिमल्स का वेस्ट आपने डाला, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और जब डिकम्पोज करके उनके मिनरल्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं तो सॉइल फिर से आपकी फर्टाइल हो जाती है। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प मिलती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जब हम दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहेली आपको बता रही है कि उसने अपनी मम्मा को वार्म वाटर में कुछ डालते हुए देखा था। तो बच्चों वो क्या था? बेसिकली वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। जब हमें कर्ड बनानी होती है तो हम लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चीज़ भी इनकी हेल्प से बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, जिसको हम पनीर कहते हैं, पिकल्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो होता है रावा का, जिसको सूजी कहते हैं, इडलीज, भटूराज, इज़ कर्ड। तो इन सब के लिए हमें कर्ड की ज़रूरत पड़ती है ना। जब हम सूजी का कोई चीज़ बनाते हैं, इडलीज, भटूरा, इनमें हम कर्ड डालते हैं। अब कर्ड इनमें डालेंगे तो वो तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प के नहीं बनेगी, तो हम ये सारे फूड प्रोडक्ट्स कैसे खा पाएंगे? तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितने तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी हेल्प करते हैं। बैक्टीरियाज एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, जो कि इनको बेहतर बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, आप इसका प्रैक्टिकल भी अपने घर पे कर सकते हैं। आपको आधा किलो फ्लोर लेना है, या तो आटा ले सकते हैं या फिर मैदा ले सकते हैं। उसमें कुछ आप शुगर मिला लीजिए और उसको वार्म वाटर मिलाकर उसकी नीड कर लीजिए, यानी कि उसको गूंथ लीजिए, आटे को मथ लीजिएगा। उसमें क्या होना है, उसके बाद जो आपने उसके अंदर यीस्ट डाला है, यीस्ट का पाउडर डालने के बाद जब आप उसका डो बना के रख देंगे तो कुछ वक्त के बाद जो डो होता है वो ऊपर की तरफ फूलना शुरू हो जाएगा। ये बच्चों फूल क्यों रहा है ऊपर की तरफ, रेज हो रहा है ये? इसका रीज़न ये है कि जो हमने यीस्ट इसके अंदर डाला था ना, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उस यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। अब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, और उसके दौरान जो रिप्रोडक्शन ये करते हैं उसमें ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हर एक लिविंग एंटिटी की प्रॉपर्टी है। और रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या रिलीज़ करते हैं? CO2 रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल, हर कोई रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज़ करता है। ये CO2 गैस जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये बबल की फॉर्म में होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका मैदा अवेलेबल होता है। तो बच्चों ये जो गैस यहाँ से निकल रही है ना, इसको रेज करने में, ये CO2 की वजह से ऊपर की तरफ राइज होने लगता है। ओके, यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली and produce carbon dioxide during the respiration and bubbles of the gas fill the dough, increase its volume। इसकी वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। This is the basis of use of yeast in baking industry for making breads, pastries and cakes। ये सब कुछ बनाने में जब हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, कमर्शियल यूज़ के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ करते हैं? दे आर ऑल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल का, जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं वाइन का, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in the grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices।
इस कमर्शियल पर्पस के लिए हमें यीस्ट को उगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो उसको हम कहाँ पर उगाएंगे? जो भी हमारे स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नेचुरल शुगर्स पर, ग्रेन्स पर, बार्ले पर हम इनको ग्रो करा देते हैं। आप एक एक्टिविटी करके इसको समझ सकते हैं कि कैसे यीस्ट का ग्रो होता है। आपको 500 ml के बीकर के अंदर 3/4 वाटर भर लेना है और उसके अंदर 2-3 स्पून आपको शुगर के ऐड कर देने हैं। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, उसके बाद आधा चम्मच उसमें यीस्ट डालेंगे और उसको ढककर आपको रख देना है 4-5 घंटे के बाद। जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक स्मेल इसके अंदर मिलेगी, और वो स्मेल किस वजह से हो रही है? क्योंकि उस प्रोसेस में फर्मेंटेशन हो रहा है। जो आपने शुगर वहाँ पे ऐड की थी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ यीस्ट। तो बच्चों, शुगर का जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लुईस पास्चर, इन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में, और लुईस पास्चर एक बहुत अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने रेबीज़ की भी सर्च की थी। एक वैक्सीन होती है रेबीज़ की, जो रेबीज़ डिसीज़ जब डॉग या रैबिट काट लेता है तो उसकी वजह से रेबीज़ एक डिसीज़ हो जाती है, और उस डिसीज़ की प्रिकॉशन के लिए हम वैक्सीन लेते हैं, जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, इनकी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया था। लुईस पास्चर जब बहुत छोटे थे, ये केमिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके फादर केमिस्ट थे, तो ये अपने घर पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। तब इन्होंने देखा कि एक बच्चे को जब किसी डॉग ने काट लिया तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, जो एक आयरन की रोड होती है उसको बर्न किया, और आयरन की रोड को जहाँ पर बच्चे के काटा हुआ था वहाँ पर लगाना शुरू किया, और उस रोड की वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और बहुत परेशान हो रहा था। जब लुईस पास्चर ने ये कंडीशन देखी तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर हमारे पास इससे छुटकारा लेने के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि मुझे ये मेडिसिन बनानी है। उसके बाद जाकर उन्होंने रेबीज़ के लिए वैक्सीन को डिस्कवर किया। तो बच्चों, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसी वैक्सीन्स, मेडिसिन का डेवलप करते हैं जो पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ भी काम अपनी एजुकेशन लेने के बाद हासिल करते हैं वो पूरी कायनात के लिए, यानी कि पूरे की पूरी दुनिया के लिए, जो भी लोग यहाँ पर होते हैं उनके फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं? वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको कुछ टैबलेट्स इंजेक्शन दिए जाते हैं। बच्चों, वो पेनिसिलिन से बने होते हैं, सब तो पेनिसिलिन से नहीं होते। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली वो जो दवाई आप खा रहे हो वो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनकर आती है। इनका क्या फंक्शन होता है? ये मेडिसिन या तो किल कर देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को ये दवाइयाँ किल कर देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं। तो आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये चीज़ पढ़ ली है कि दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक से तो हम दवाई बना रहे हैं और एक हमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। तो जो हमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं वो हार्मफुल होते हैं, और जो हमें मेडिसिन के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं उन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। और वो एंटीबायोटिक बच्चों बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट वो काम नहीं करती। These days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungus। और ये कौन कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। इन सब के नाम आई थिंक आपने सुने होंगे। जब आपको थोड़ा कफ वगैरह लंबी ये चीज़ें होने लगती हैं तब डॉक्टर्स आपको ये सब प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, जब कोल्ड या आपको फ्लू होता है तो उस केसेस में आप एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पैक्ट नहीं करती। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फ्लू हमें होता है या कोल्ड होता है वो वायरस की वजह से होता है। लेकिन आप देखेंगे आपके लोकल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह की मेडिसिन आपको दे देते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा आपको हार्म दे सकती हैं, क्योंकि आपको वायरस के केस में एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी खुद से एक्ट करती है और आपको डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क कर रहे थे एक कल्चर ऑफ डिसीज़ पर, डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर। सडनली उन्होंने देखा कि स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मॉल्स इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this is the mold penicillin was prepared। तो बच्चों, असल में ये कर क्या रहे थे?
जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 में, ये कल्चर डिश पर काम कर रहे थे। इस तरह की होती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर कल्चर डिश, जहाँ पर हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, वायरस बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, और जब हम इन पे डालते हैं कुछ वक्त के बाद हम इनको रख देते हैं, जब उसके बाद देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारी डिश पर। इस तरह की अलग अलग कलर्स की प्लेट्स होती हैं अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज वायरसेस के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर इनसे कुछ पेनिसिलिन गिर जाती है, ठीक है, यहाँ पर इनसे कुछ पेनिसिलिन गिर जाती है। उसके गिरने से क्या होता है, उस जगह पर कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, इवन वो इतनी बड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं, चारों तरफ उसके ग्रो नहीं कर पाते। तो उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया से, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा दूरी पर जाकर ग्रो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेनिसिलिन क्या कर रही है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट कर रही है, इनकी ग्रोथ को किल कर रही है। तो बच्चों ये तो हमारी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तब इन्होंने सोचा अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो हम पेनिसिलिन की एक दवाई बनाकर खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाए। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई है। आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक, ये कुछ एंटीबायोटिक के नाम ऊपर दिए गए हैं जो कि आपके फंगाई और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिसीज। Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. They also used to control many plants disease. सिर्फ एंटीबायोटिक को बच्चों हम ही नहीं खाते हैं ह्यूमन बींग्स, ये लाइव स्टॉक्स पोल्ट्री फार्म्स में भी यूज़ होती हैं। जब हम चिकन्स का पोल्ट्री फार्म होता है, लाइव स्टॉक जहाँ पे कैटल्स को ग्रो कराते हैं, रियरिंग होती हैं, तो बच्चों वहाँ पर भी हम एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को देते हैं जब वो उनको दर्द होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ प्लांट्स में भी जो डिसीज़ लग जाती हैं, अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे, तब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक आपको तभी लेनी है जब आपको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करे। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और आपको उसका पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो दूसरी बार अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आपकी बॉडी क्या होती है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है तब आपके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको डॉक्टर ने कोर्स बताया है उसको आपको प्रॉपरली लेना है टाइम टू टाइम। If you take antibiotic when not needed, it wrong doses, it may make the drug less effective when you might need is in future. अगर आपने गलत डोज ले ली है या बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो फ्यूचर में ये आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और अगर आप बिना ज़रूरत के ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको भी ख़त्म कर सकती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगाई के अगेंस्ट काम करती है, तो कोल्ड या फ्लू जो कि वायरस से होता है उसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन क्या होती है, अभी अभी हमने रेबीज़ वैक्सीन की बात की थी लुईस पाश्चर के केस में, उन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक भी दी है, अभी हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। चले पहले वैक्सीन समझ लेते हैं। वाई द आर चिल्ड्रंस इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को कोरोना के पीरियड्स में भी आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी हो गया। उसका क्या रीज़न है हम समझते हैं। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज to fight and in the invaders. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. तो बच्चों क्या होता है, ये देख लो ह्यूमन बॉडी है मान लो, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी, मेरी राइटिंग है, ड्राइंग बड़ी अच्छी है, ठीक है, जो भी कुछ है बहरहाल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, बाहर आपका कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वायरस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी बॉडी के अंदर जब अंदर की तरफ जाता है तो हम इसको कहते हैं फॉरेन पार्टिकल, या फिर हम इसको कहते हैं इन्वेडर्स, जो अभी एनसीईआरटी ने आपको बताया। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी खुद से कुछ एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर गया, इसने एंटर किया, इसने हमें कुछ नुकसान पहुंचाया, तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगी, इससे लड़ेगी, ठीक है, और उससे लड़ने के बाद इन एंटीबॉडीज़ को अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेगी। आगे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से बाहर भेज सकते हैं।
तो ये फ़ायदा होता है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने का। तो ये तो हो गया नेचुरल तरीका। तो हम एंटीबायोटिक्स फिर खाते क्यों हैं? बेसिकली एंटीबायोटिक्स का भी यही काम होता है, जब हमारी बॉडी वीक होती है, इम्यूनाइज नहीं होती है अच्छे से, तो हमें बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। और ये मेडिसिन भी क्या करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनाइज कर देती हैं, उसके अंदर जाके एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर कर लेती हैं, ताकि अगर हमें फ्यूचर में किसी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर एंटर करें तो हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills invading bacteria by producing suitable antibodies. अगर बच्चों कोई डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स, मतलब जो मर चुका हो माइक्रोब्स या फिर बहुत ही वीक कमज़ोर सा माइक्रोब्स है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है उसके ख़िलाफ़, और फिर उनको अपनी बॉडीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि हमें इस पार्टिकल्स की, इस फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की अगर फिर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमें इस तरीके से फ़ाइट करनी। बच्चों यही सेम फंक्शन परफॉर्म होता है हमारा वैक्सीन के ज़रिए। वैक्सीन में क्या होता है, आपको जो वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, उस वैक्सीन के अंदर उस माइक्रोब्स के, उस वायरस के का डेड पार्टिकल होता है, या फिर वो वायरस डेड वीकेंड फॉर्म में होता है, मतलब कमज़ोर फॉर्म में। जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन लगाई जाती है तो बुखार आने लगता है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर एंटर किया गया है वो वीक या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हमें उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है। तो वो कमज़ोर हालत में होता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो होता ही है, हमें फीवर वगैरह आता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने अब एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली है, वो फाइट करने के लिए रेडी हो गई है। अब अगर फ्यूचर में हमें कोई बड़ा शक्तिशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया उसी फॉर्म में आके हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो बॉडी उसको पहले ही मार देती है, किल कर देती है और एंटर नहीं करने देती। तो बच्चों ये फ़ायदा होता है वैक्सीन्स का। वैक्सीन्स की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड्स भी है, जैसे कि कॉलरा की वैक्सीन हम लगाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सारी बीमारियों को हम वैक्सीन्स के ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की 1798 में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर एक मेजर लेवल पर इसका इरेडिकेशन हो चुका है, ये डिसीज़ ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। नेसेसरीली वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, जिनकी ज़रूरत होती है वह अवेलेबल होती हैं। टीवी न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखेंगे कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द पोलियो पल्स प्रोग्राम। एक पोलियो पल्स प्रोग्राम है जिसमें पोलियो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, ताकि आने वाले टाइम में उनको पोलियो जो वायरस है वो एक्ट ना करे और बच्चों को ये बीमारी से ना झेलना पड़े। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन हुआ, हमने उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की, और स्पेसिफिकली अब आकर हम एक अच्छे लेवल पर उसको इरेडिकेट कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड के बड़े रीजन पर। These days, vaccines are made on a large scale from the microorganisms to protect humans and other animals from the several disease. आजकल बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एक लार्ज स्केल पर वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द सेवरल डिसीज़। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि सॉइल हमारी इनफर्टाइल हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस चैप्टर के लास्ट में एक बड़ा सा डायग्राम है, उसकी हेल्प से हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बच्चों ये एल्गी नहीं होती, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लू एल्गी जैसे फीचर्स होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करती है। ग्रीन इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन होता असल में ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे क्लीन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारे बच जाते हैं, उनको हम गार्डन में जाके वेस्ट की तरह डिस्पोज कर देते हैं, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में। इसकी हमने
फॉरेस्ट वाले चैप्टर में भी बात की थी कि किस तरीके से मैन्योर हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको पता जानना है कि मैन्योर कैसे बनता है तो आप 2.5 की एक्टिविटी को समझ लें। यहाँ पर 2 पॉट्स आपको लेनी है जिसमें आपको हाफ सॉइल भर देनी है। इस तरीके से 2 पॉट लेंगे, ए और बी। ए में आपने क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स का बचा हुआ आप डाल देंगे और जो बी है उसके अंदर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डालेंगे और उसको आप कुछ वक्त के लिए रख देंगे, यानी कि 2-4 दिन बाद, 2-3-4 हफ्ते के बाद आप जाकर देखेंगे तो जहाँ पर आपने वेजिटेबल्स का सामान डाला था वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जहाँ पर प्लास्टिक्स के गिलास, कांच, ये सारी चीज़ें डाली थी वो डिकम्पोज नहीं होती। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिकम्पोज नहीं हो पाते और हमें इनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। और जो वेजिटेबल्स के जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए और वो हमारे नेचर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन किया। आगे हम पढ़ते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट। अच्छा, ये इसी कंटेंट की बात हो रही है कि जो प्लांट वेस्ट था वो आपका कन्वर्ट होकर मैन्योर में तब्दील हो गया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसके जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हुए थे बेसिकली वो प्लांट्स अगेन उसको ले लेता है। लेकिन जो पॉट बी हमने देखा था उसमें एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स ये सारी थी, वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि माइक्रोब्स ऐसी चीज़ों पर एक्ट नहीं करते। आगे हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, वही सेम बात हो रही है। एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। अच्छा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक हम दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब देखते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं। किस तरीके से डिसीज़ कॉज करते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से हमारी बॉडी के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इनका एग्जाम्पल्स है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। कॉलेरा को मतलब आप हिंदी में देखें तो इसको हैज़ा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरिया तो होता है, उसके साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन, कफिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कॉमन कोल्ड को आप जानते हैं ये वायरस की वजह से होता है। देन चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं बच्चों। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं, जब एक हेल्दी पर्सन के ऊपर पास ये डिसीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ज़रिए आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, जब आप देखेंगे कॉमन कोल्ड अगर किसी बंदे को हो रहा है और वो स्नीज़ करता है तो वहाँ पे जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसकी स्नीजिंग से हमारे मॉइस्चर कैरिंग, उसमें बहुत ज़्यादा वायरसेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं एक एक ड्रॉप्स में। ओके, और ये वायरस आपके एयर के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं और अगर वहाँ पर आप उसके पास में खड़े होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो एंटर कर जाते हैं थ्रू ब्रीदिंग। इस तरीके से इन्फेक्शन कोज होता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट, इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को। तो पहली ने इसका जवाब दिया है कि हमको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए अपनी नोज़ पर, माउथ पर जब हम स्नीज़ कर रहे हों, और उसके साथ साथ हमें जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस हैं यानी कि हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिसीज ऑफ कॉजिंग माइक्रोज, मतलब डायरेक्टली तो हमारे पास चला ही गया एयर के ज़रिए से, कुछ कैरियर्स भी होते हैं, मतलब माइक्रोब्स को लेके जाने वाले कैरियर्स भी होते हैं, वो डिसीज़ को लेकर जाते हैं। उसके अंदर आपका आता है हाउस फ्लाई, ये एक ऐसा कैरियर है जो कि आपका कॉलेरा की डिसीज़ कॉज करता है। हाउस फ्लाई क्या करती है, आपने देखा होगा कि जो बाहर कूड़ा करकट होता है, गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, उसके ऊपर ये बैठ जाती है और वहाँ पे जो पैथोजेंस है उनको स्टिक कर लेती है अपनी बॉडीज़ पर। उसके बाद जाके जो अनकवर्ड फूड्स होते हैं, जो स्ट्रीट फूड्स अनकवर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर ये जाके उन पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती है। तो बच्चों जब आप वो अनकवर्ड फूड्स, कंटामिनेटेड फूड्स को खाते हैं आप उससे बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको हमेशा ऐसे अनकवर्ड फूड से दूर रहना है, आपको कवर्ड फूड खाने चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स इन द आइटम ऑफ फूड। इसका अनदर एग्जाम्पल है कैरियर्स की। अगर हम बात करें तो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, जो मॉस्किटो की एक वेराइटी है एनोफेलिस, उसकी फीमेल जो होती हैं वो हमें मलेरिया कॉज कर देती हैं, जो कि प्लाज्मोडियम के ज़रिए होता है, जो इनका प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है। उसके बाद एक अलग वेराइटी होती है एडीज़ मॉस्किटो की, जिसकी फीमेल हमें डेंगू वायरस कॉज करती है। तो आपको याद यहाँ पे ऐसे रखना है
कि जो मलेरिया कोज करने वाला है उसको हम कहते हैं एनोफेलिस मॉस्किटो, और जो एडीज़ हमारा वायरस जो एडीज़ कोज होता है, सॉरी एडीज़ मॉस्किटो है, वो हमें डेंगू कोज करता है। बच्चों ये जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है मॉस्किटो की, ये आपका एनोफेलिस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ये इसका जो खड़े होने का स्टाइल है ये थोड़ा सा अलग है डेंगू वाले मॉस्किटो से। इसकी वजह से भी जो बच्चे इंसेक्ट्स पर स्टडी करते हैं वो इनके स्टैंडिंग पोजीशन से भी इनको पहचान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये 90 के एंगल पर खड़ा होता है, और जो डेंगू वाला मॉस्किटो है वो 45 के एंगल पर खड़ा होता है। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहली पूछती है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नोट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो हमें टीचर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें बाहर अपने वाटर्स को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि ये जो कैरियर्स होते हैं मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाई, ये पानी में ग्रो करती हैं, इनके जो रिप्रोडक्शन पावर होती है वो ज़्यादा होती है जब खुला पानी होता है। तो इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम इनकी ग्रोथ को रोकें। आप देखेंगे जब भी डेंगू होता है तो बाहर पोस्टर्स लगे होते हैं कि पानी खुला ना छोड़ें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इस गंदगी के अंदर इनके जो रिप्रोडक्शन होती है, इनके एग्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकें। ये बच्चों एक टेबल दी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इस टेबल के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ह्यूमन डिसीज़ ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ये बीमारी होती है? एयर के ज़रिए। तो इसके जो पेशेंट्स होते हैं, इन सारी बीमारियों को जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमें एक अलग जगह देनी चाहिए, अलग रखना चाहिए, और उनको उनके जो यूज़ करने वाले बिलोंगिंग्स हैं उनको भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये वाली बीमारियाँ फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? एयर से, उनके कॉन्टैक्ट्स में आने से, वाटर से भी फैल जाती हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि सूटेबल एज में, जब वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन देना है उनसे बचने के लिए। लेकिन अगर ये बीमारी हो जाती है तब आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो इस कैटेगरीज में आते हैं। अलग है आपका कॉलरा एंड टाइफॉइड, ये आपके दोनों बैक्टीरिया से होते हैं और वाटर एंड फूड के कंटामिनेशन से होते हैं। तो जब भी आप टाइफाइड वाला केस सुनेंगे आपको पता चलता है कि बाहर जितने भी फूड्स होते हैं तो ये लगातार, मतलब अगर एक घर में टाइफाइड होता है तो आसपास के सभी लोगों को टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर फूड में कंटामिनेट होता है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं और वो आपको टाइफाइड कोज कर देता है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? एक पर्सनल हाइजीन बना के रखनी है, सैनिटरी हैबिट्स को यूज़ करना है, यानी कि हैंड वॉश अच्छे से करने हैं, क्लीनिंग रखनी है अपने आसपास, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड हमें खाना है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है, और वैक्सीनेशन का तो यूज़ करना ही होता है। ये यूज़ नहीं करना होता एक्चुअली में, वैक्सीनेशन आपको एज के हिसाब से मिलती है। जब आप पैदा होते हैं, जब छोटे बच्चों का एक साइकिल होती है, पूरा एक फॉर्म होती है कि किस तरीके से आपको 3 महीने बाद ये वैक्सीन लेनी है, 4 महीने बाद ये वैक्सीन लेनी है, तो वो आपका कोर्स पूरा होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए ये वायरस से कोज होता है और ये भी आपका पानी के ज़रिए फैल जाता है अगर आपका पानी कंटामिनेटेड है। और आपको क्या करना है? आपको ड्रिंक करना है बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन हर जगह आपको मिलेगा। देन मलेरिया, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से कोज होता है और इसको कैरी कौन करता है? मॉस्किटो कैरी करता है। इन सारे केसेस में एयर वाटर कैरी कर रहे थे, लेकिन मलेरिया आपका मच्छर कोज करता है। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए? मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, रेपेलेंट्स को यूज़ करना है। कुछ स्प्रे होते हैं इंसेक्टिसाइड्स के जो इनकी जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करते हैं, तो आसपास आपकी इनकी ग्रो ना हो, इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं? एक तो ह्यूमन डिसीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना है, और उसके बाद ये किस किस माइक्रोब्स से कोज हो रहे हैं आपको ध्यान रखना है। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. आगे हम देखते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के अंदर भी डिसीज़ कॉज होती हैं, जैसे कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक ऐसी डेंजरस डिसीज़ होती है जो ह्यूमन के अंदर भी होती है और कैटल्स के अंदर भी हो जाती है बाय द बैक्टीरियम। और इस बैक्टीरियम को सर्च किया गया था बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, जिन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस यानी कि एंथ्रेक्स कॉज करने वाला बैक्टीरिया इसको सर्च किया था 1876 में। एक होती है फूट एंड माउथ डिसीज़। फूट एंड माउथ डिसीज़, ये डिसीज़ कॉज होती है कैटल्स के अंदर बाय एन वायरस। तो आपको ये टेबल तो याद रखनी ही है जो कि हमारे ह्यूमंस के बारे में बात कर रही है। उसके अलावा आपको एंथ्रेक्स, फूट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में भी जानना है जो एनिमल्स के अंदर डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के अंदर कौन सी डिसीज़ कॉज होती है? तो बच्चों यहाँ पर इस टेबल में दिखाया है सिट्रस कैंकर। आपने इस तरीके से देखा होगा
और मौसम्बी के ऊपर, ऑरेंजेस के ऊपर, तो ये सिट्रस कैंकर होता है जो कि बैक्टीरिया से कोज होता है और ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के ज़रिए फैल जाता है। रस्ट ऑफ वीट, जो आपका वीट होता है उसके ऊपर इस तरीके से रस्ट लग जाती है फंगस की, ये फंगस से होता है और इनके सीड्स एयर के ज़रिए इसका ट्रांसमिशन होता है। येलो वीन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा बोलते हैं, तो ये जो भिंडी आपकी येलो कलर में आ जाती है, ये पिक्चर्स मैंने खुद से ऐड की हैं आपके लिए। ये वायरस से कोज होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट से। आगे हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि एक फ्रेंड्स इनका बूझों का बाहर गया किसी पार्टी में, उसने खाना खाया, घर आने के बाद उसको फूड पॉइजनिंग हुई। तो बच्चों यहाँ पे पहली थोड़ा कंफ्यूज थी कि फूड कैसे पॉइजन हो सकता है। तो फूड पॉइजन हो सकता है जब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर कर जाएं और वो फूड को पॉइजनस क्रिएट कर दें, यानी कि फूड आपका टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज़ करने लगे। कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पॉइजनिंग कहलाती है। ओके, ये जो फूड पॉइजनिंग होती है बहुत सीरियस होती है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फूड बाहर से खा रहे हैं या फिर आप अपने घर के अंदर भी जो फूड खाते हैं उसको प्रॉपरली कुक करके खाना है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए, वो किल हो जाए वहाँ पर। अच्छा, फूड को हमें प्रिजर्व कैसे करना है? अगर हम फूड को खुला छोड़ देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर लेते हैं, तो हम इनको प्रिजर्व कैसे करें? प्रिजर्व करने के तमाम तरीके होते हैं, जैसे कि हमें इससे बचने के लिए यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज, अगर हमने मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दिया तो उस पर फंगस अटैक कर लेती है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं फूड को। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, उसका ख़राब टेस्ट हो जाता है। तो पहली ने देखा कि जो मैंगोज़ होते हैं उनको, महिला ने क्या किया था एक्चुअली में, वो कुछ मैंगोज़ लेकर आई थी बाहर से, लेकिन वो उनको खा नहीं पाई थी। तो उसने क्या किया, वो ख़राब हो गए। अब उसने कहा कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो जब पिकल्स बनाती हैं तो वो तो लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन अगर मैं मैंगो लेकर आई हूँ तो ये मैंगो तो ख़राब हो गए। तो बेसिकली उसको रीज़न जानना था। असल में क्या होता है, जब हम पिकल बनाते हैं तो उसमें हम कुछ प्रिजर्विंग मटेरियल्स ऐड करते हैं जो कि हमारे फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। इसके तमाम मेथड होते हैं। केमिकल मेथड होता है, कुछ कॉमन सॉल्ट से भी हम प्रिजर्व करते हैं, शुगर के ज़रिए भी प्रिजर्व करते हैं, ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर करते हैं, और स्टोरेज एंड पैकेजिंग भी करते हैं। तो केमिकल मेथड्स में कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट का यूज़ करते हैं, एडिबल ऑयल्स का। ये केमिकल्स की तरह यूज़ होते हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स हैं, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम जैम्स में, स्क्वैशेस में यूज़ करते हैं उनको ख़राब होने से बचने के लिए। आगे हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जिसको अब हमें फ़िश या फिर मीट को प्रिजर्व करना होता है तब हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो जो ड्राई सॉल्ट होता है वो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिन, इमली, इन सबको भी प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। शुगर की अगर मैं बात करूँ तो शुगर हमें मॉइस्चर कंटेंट कम कर देता है किसी भी जगह का। अब आप देखिए, जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो वहाँ पे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, तो इससे हमारा फूड ख़राब होने से बच जाता है। इसलिए आपने घर पे अक्सर सुना होगा कि जो स्वीट चीज़ें होती हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑयल एंड विनेगर। अगर हमें इनको प्रोटेक्ट, इनके ज़रिए भी हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपका जो पिकल्स होता है उसके अंदर विनेगर पड़ता है और विनेगर की हेल्प से ही हमारा जो पिकल्स है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे उनकी बैक्टीरियाज़ की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इन सबको भी हम इस मेथड से, ऑयल एंड विनेगर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, ज़्यादा अगर हम बॉइलिंग कर दें अपने पानी की तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। और उसके बाद अगर लो टेम्परेचर, जैसे कि हम अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर करते हैं, तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मिल्क पैकेट हम बाहर से लेकर आते हैं वो मिल्क पैकेट हमारा जल्दी से ख़राब नहीं होता है, जबकि जो मिल्क हम अपने मिल्कमैन से लेते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? एक्चुअली जो आपका मिल्क पैकेट के अंदर मिल्क आता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। और ये पास्चराइजेशन क्या होता है? जब हम अपने मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए। आप देख रहे हो, 30 सेकंड की बात हो रही, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद उसको सडनली चिल्ड कर देते हैं, एकदम से ठंडा कर देते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। तो ये टेक्निक आपकी पास्चराइजेशन कहलाती है, जो कि लुइस पास्चर के ज़रिए दी गई है। ओके, और इस टेक्निक का यूज़ हम बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे करते हैं फॉर प्रोटेक्ट द मिल्क पाउडर, मिल्क। आगे हम बात करते हैं स्टोरेज एंड पैकेजिंग की। तो कुछ प्रोडक्ट्स हम
एयर टाइट पैकेजेस में रखते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं उनका इन्फेक्शन नहीं होता और इससे भी हमारा जो फूड है वो प्रोटेक्ट रहता है। अच्छा, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स किस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है जो कि 70% नाइट्रोजन होती है। अब इस नाइट्रोजन को जो प्लांट्स हैं वो एकदम से नहीं ले पाते, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन फॉर्म में होती है ना, गैसेस फॉर्म में होती है। अब प्लांट्स को तो अपनी सॉइल के अंदर जिस तरीके से वो चाहते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, उस तरीके से चाहिए होती है, तो उसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे कुदरत ने प्लांट्स बनाई हैं, उनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं। ये अगर आप देखें, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हम इनको कहते हैं, इनकी रूट के अंदर कुछ नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स में छोटे छोटे इस तरीके से गोल गोल कलर के नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है जिसका अमाउंट कंपोजिशन मैंने आपको बताई अराउंड 78% है, इस नाइट्रोजन को ये लेकर इन पर एक्ट करेंगे और इनको इस काबिल बना देते हैं कि ताकि सॉइल से वो नाइट्रेट्स हमारे प्लांट्स के अंदर चला जाए और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करें। तो आपको समझ आ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने हेल्पफुल है। ये जो रिलेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरियाज के साथ, इनके नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। मतलब इन दोनों को फ़ायदा होता है, बैक्टीरियाज को भी फ़ायदा होता है और प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ये काम लाइटनिंग के ज़रिए भी होता है। जब आप देखेंगे आकाश के अंदर लाइट होती है, लाइटनिंग होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पर भी वो लाइटनिंग की वजह से जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और पानी की हेल्प से, वाटर को बारिश होती है, पानी की हेल्प से हमारी सॉइल पर आ जाती है और वो नाइट्रेट्स हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर आपको लाइटनिंग का ऑप्शन भी चूज़ करना होता है। तो आपको समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी के कितने छोटे छोटे पैराग्राफ से हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये राइजोबियम हमने देखा lives in the root nodules of the leguminous plant। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर पी, मटर, मतलब जो मटर वाली फैमिली है जिसमें ग्राम भी आता है, मटर आती हैं, पल्सेस आपकी आती हैं, ये सारी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल क्या है, मैंने अभी आपको बताया हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होगी एमिनो एसिड की फॉर्म में, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन होती है, एंड वाइटामिन्स जो हमें चाहिए होते हैं उनमें नाइट्रोजन। तो ये सारी नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कैसे आती हैं बच्चों, ये आप साइकिल यहाँ पर देख लें। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कुछ नाइट्रोजनस बैक्टीरिया के ज़रिए यहाँ पे फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। और जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में आ गई, उसके बाद इसके अंदर सॉइल के अंदर चली जाती है और सॉइल के अंदर से प्लांट्स इनको अपटेक कर लेते हैं। यही सेम नाइट्रोजन आपकी लाइटनिंग के ज़रिए भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में आ जाती है और सॉइल के अंदर चली जाती है, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इन प्लांट्स पर आपके एनिमल्स ईट करते हैं और इन नाइट्रोजनस वेस्ट को वो जब ईट कर लेते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। जब आप एक्सक्रीशन वाला चैप्टर देखेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उनके एक्सक्रीशन में। उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तब भी वो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब्स के ज़रिए और फिर से वो अपनी सॉइल के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर वापस। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रेट्स हमारे बन गए हैं वो फिर से डीनाइट्रीफाई हो जाते हैं, मतलब वो वापस से कुछ बैक्टीरियाज के ज़रिए हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, वापस से नाइट्रिफिकेशन हो जाना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आती है सॉइल में, सॉइल से वापस चली जाती है प्लांट्स में, प्लांट्स से एनिमल्स में, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर एक टेबल है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको इसमें से जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा कंटेंट जो अभी मैंने आपको सारा समझाया है वो सब यहाँ पे स्मॉल फॉर्म में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है यू कैन आस्क टू मी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, टाइफॉइड एंड कॉलेरा आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ, ये आपका बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो कॉलेरा एंड टाइफॉइड किसकी वजह से होते हैं, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एयरबॉर्न डिसीज़ है, वाटरबॉर्न डिसीज़ है। हमने देखा वाटर बॉर्न डिसीज़ है क्योंकि बाहर के पानी की कंटामिनेशन से ये होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू। तो बच्चों, मलेरिया एंड डेंगू के अंदर क्या कॉमन नहीं है, फीवर होता है, दोनों में फीवर होता है। मॉस्किटो की बाइट, दोनों मॉस्किटो से बाइट से होते हैं, ह्यूमन स्पेसीज़ पर होते हैं। मॉस्किटो स्पेसीज़ एक सी नहीं होती, एक के अंदर प्लाज्मोडियम होता है और दूसरे के अंदर एडीज मॉस्किटो होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यूपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन है।
अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है वो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट हम टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए करते हैं, टाइफॉइड। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेक्स टेस्ट जब हम करते हैं क्या होता है, जब पेशेंट आपका के ऊपर ये चेक किया जाता है तो उसकी जो आर्म होती है यहाँ पर ये कुछ डाला जाता है, उसकी इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद इस तरीके से सर्कल कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा डॉक्टर ने कभी आपके साथ किया या किसी आपने देखा हो हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर ये इस तरीके से मार्क कर देते हैं, तो उसकी रिएक्शन का पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है। ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हम टीबी पेशेंट को नहीं दे सकते, इवन अगर उनको ज़रूरत भी होती है तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है, इसलिए ये टेस्ट लगाया जाता है जिसका नाम है मॉन्टॉक्स टेस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन का कौन सा एग्जाम्पल है? एस्पिरिन एंटीबायोटिक नहीं होती, ये एंटीपायरेटिक होती है जो कि हमारे टेम्परेचर को कम करती है, बॉडी के टेम्परेचर को। पैरासीटामोल भी बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, दर्द को कम करती है। क्लोरोक्विनोन ये आपका, ये भी एंटीबायोटिक नहीं होती, तो यहाँ पे पेनिसिलिन आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कौन सी वाटर के कंटामिनेशन से नहीं हो रही? टाइफाइड होती है, हेपेटाइटिस बी ये वायरस से होती है, देन इसमें भी वाटर का कंटामिनेशन होता है, जॉन्डिस में भी होता है, कॉलेरा में आपका वाटर कंटामिनेशन नहीं होता, तो ये 2013 का क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, यहाँ पे डीसैलिनेशन, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, डीनेचुरेशन, पास्चराइजेशन, तो इन्होंने पास्चराइजेशन को बच्चों टी से मिलाया हुआ है, जबकि हम मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं, तो ये आपका गलत आंसर है। पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, क्या करते हैं हम उसके ज़रिए मिल्क को प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए, गलत बात है बिल्कुल, 8 घंटे के लिए। फर्स्ट मिल्क इज़ हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम देन कूल्ड सडनली विद इन स्पेसिफिक टाइम, तो ये सही तरीका है पास्चराइजेशन का, जिसमें हम हीट करते हैं मिल्क को, उसके बाद उसको सडनली कूल कर देते हैं। ये 1992 बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी किसके जरिए कोज होता है? वायरस के जरिए कोज होता है, झारखंड का क्वेश्चन है। बीसीजी ये एक वैक्सीन है जिसमें बैसिलस कामेटिग्वेनिन इसका नाम होता है, ये बेसिकली बच्चों ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है जब उनकी स्टेजेस चल रही होती हैं। ये बीपीएससी 2020 अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, कौन सी यहाँ पे पानी से बॉर्न होने वाली डिसीज है? स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कॉलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये आंसर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं? माइक्रोब्स की, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है, कहाँ से? फ्रॉम एयर, एनहेंस करती है फर्टिलिटी को सॉइल की। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, हमने शुरू में पढ़ा था। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, किससे? बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। यीस्ट का प्रोडक्शन हम कहाँ से करते हैं? अल्कोहल से। फॉलोइंग एंटीबायोटिक, कौन सी इसमें से एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो नहीं है, ये तो एक सोडा होता है। स्टेप्टोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक है, अल्कोहल नहीं होता, यीस्ट नहीं होता। कैरियर्स ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स, कौन से मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स होते हैं? फीमेल एनोफिलीज, बिल्कुल सही बात है, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो बच्चों ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इनको मैं क्या ही सॉल्व कराऊँ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।